प्रतापगढ़ के महाराजा, उनके पास बहुत सारे खिताब थे। वो अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जाने जाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो जाने जाते थे द टाइगर किंग के नाम से। ये खिताब उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। ये खिताब उन्हें मिला था टाइगर्स का शिकार करने के उनके जुनून की वजह से। एक ऐसा जुनून जो एक पुरानी भविष्यवाणी और राजा की अटूट इच्छा शक्ति से प्रेरित था। ये कहानी भी वैसे ही शुरू होती है जैसे बाकी कहानियां शुरू होती है, एक भविष्यवाणी से। ये कहानी है द टाइगर किंग की, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक सबक जो ये याद दिलाता है कि कितना भी ताकतवर इंसान किस्मत के आगे बेबस है। महाराजा की जिंदगी में एक भविष्यवाणी का साया था जो उनके जन्म के समय से ही उन पर मंडरा रहा था। ज्योतिषियों ने उनके जन्म के समय ही एक भयानक भविष्यवाणी कर दी थी। इस भविष्यवाणी ने युवा राजकुमार की जिंदगी पर एक काला साया डाल दिया। इस भविष्यवाणी ने उनके अंदर बाघों के लिए एक जुनून पैदा कर दिया और एक शानदार जानवर को उनकी नफरत का प्रतीक बना दिया। राजा ने ठान लिया था कि वो इस भविष्यवाणी को गलत साबित करके रहेंगे। वो अपने राज्य के हर बाघ का शिकार करेंगे और ये पक्का करेंगे कि वो कभी भी 100वें बाघ तक न पहुंच पाए। क्या राजा किस्मत को मात देने में कामयाब हो पाएंगे या फिर भविष्यवाणी आखिरकार सच होकर ही रहेगी? बचपन से ही राजकुमार को भविष्य के राजा बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्हें बेहतरीन शिक्षा दी गई, युद्ध और शासन की कला में निपुण बनाया गया। फिर भी द टाइगर किंग के रूप में उनकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी थी। वो अपना ज्यादातर समय एक शिकारी के रूप में अपने कौशल को निखारने में बिताते थे। उनकी नजर हमेशा उन बाघों पर होती थी जो उनके राज्य में घूमते थे। भविष्यवाणी उनकी हमेशा साथी बनी रही, उनके जुनून को बढ़ावा देती रही और उनके नजरिए को आकार देती रही। उनका मानना था कि बाघों को जीतकर वो अपनी किस्मत को भी जीत सकते हैं। एक युवा राजकुमार के रूप में उन्होंने शिकार के लिए एक असाधारण योग्यता दिखाई, लेकिन किस्मत, जैसा कि हम देखेंगे, सबसे सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं को भी विफल करने का एक तरीका ढूंढ ही लेती है। अपनी भरोसेमंद राइफल से लैस और शिकारियों और ट्रैकर्स की एक छोटी सेना के साथ वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। उनके शासनकाल के शुरुआती साल लगातार सफल शिकार से भरे हुए थे। बाघ उनके निशाने का शिकार बनते गए। उनकी धारीदार खाल उनके भव्य महल में ट्रॉफी बनकर सजती गई। महाराजा के कारनामों की खबर दूर दूर तक फैल गई। वो पूरी दुनिया में द टाइगर किंग के नाम से मशहूर हो गए। उनका नाम खौफ और दहशत के साथ लिया जाता था। हर सफल शिकार के साथ महाराजा और भी निडर होते गए। उनका आत्मविश्वास अहंकार में बदलता जा रहा था। फिर भी जैसे जैसे साल बीतते गए और बाघों की संख्या कम होती गई, एक नई चुनौती सामने आई। एक ऐसी चुनौती जिससे न सिर्फ उनके लक्ष्य को बल्कि उनके सिंहासन को भी खतरा था। बाघों के शिकार के लिए महाराजा की ये कोशिश किसी से छुपी नहीं थी। अंग्रेज जो उस समय भारत पर राज करते थे ने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे महाराजा की महत्वाकांक्षाओं में एक बड़ी बाधा आ गई। मैं अपनी ही धरती पर विदेशी नियमों से बंध कर नहीं रहूंगा। ये मेरी संप्रभुता और मेरे भाग्य का मामला है। एक अड़ियल राजा और एक शक्तिशाली साम्राज्य के बीच इच्छा शक्ति का टकराव शुरू हो गया। अंग्रेजों के प्रतिबंध का सामना करते हुए और अपने बाघ के शिकार को जारी रखने के लिए दृढ़, महाराजा ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी को, जो इस मामले का जिम्मेदार था, बहुत सारे उपहारों से नवाजा। मेरी प्रशंसा का ये छोटा सा निशानी स्वीकार करें, एक जवाहरात जड़ा हुआ शिकार करने वाली राइफल। महाराजा की योजना काम कर गई। ब्रिटिश अधिकारी उनकी मेहमाननवाजी से खुश होकर उनके शिकार पर आंखें मूंदने के लिए तैयार हो गया। यह एक मौन समझौता था जिसने महाराजा को शिकार जारी रखने की अनुमति दी। जैसे जैसे साल बीतते गए और प्रतापगढ़ में बाघों की संख्या कम होती गई, महाराजा को अपने शिकार को ढूंढना मुश्किल होता गया। उन्होंने एक असामान्य रणनीति तैयार की। उन्होंने पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी से शादी की। ये रिश्ता दो राज्यों का है जो हमारी परंपराओं की विरासत को सुनिश्चित करता है। यह शादी महाराजा की विरासत को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई एक रणनीतिक साझेदारी थी। यह उनके लक्ष्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था।
साल दशकों में बदल गए और महाराजा का शिकार बदस्तूर जारी रहा। वो अपने समय के एक किंवदंती बन गए। उनका नाम बाघों और एक असंभव से दिखने वाले लक्ष्य की लगातार खोज का प्रतीक बन गया। उन्होंने 99 बाघों को मार डाला था। उनकी धारीदार खाल उनके महल की दीवारों को सजाती थी, जो उनकी महत्वाकांक्षा का एक गंभीर प्रमाण थी। हर शिकार मुझे 100वें बाघ के करीब लाता था, वो बाघ जो भविष्यवाणी के अनुसार मेरे अंत का कारण बनेगा। वो जितना करीब पहुंचते गए, राज्य में तनाव उतना ही बढ़ता गया। हर तरफ बेसब्री और डर का माहौल था। क्या महाराजा भाग्य को चुनौती देंगे या भविष्यवाणी आखिरकार सच होकर ही रहेगी? हालांकि महाराजा पीछे हटने वाले नहीं थे। वो अब तक बहुत आगे आ चुके थे। उन्होंने अपने शिकार को और तेज कर दिया, अपने राज्य और उसके बाहर के सबसे दूर के इलाकों को खंगाल डाला। लेकिन उनके मन में बेचैनी बनी रही और अपने अटूट आत्मविश्वास के बावजूद वो इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि आखिरी मुकाबला बहुत करीब आ रहा है। 100वें बाघ का शिकार सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। प्रतापगढ़ में कभी बहुतायत में पाए जाने वाले बाघ अब गायब से हो गए थे। महाराजा निराश तो थे, लेकिन हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी। जो कोई भी मुझे उस मायावी जानवर तक ले जा सकता था, उसे मैंने बड़ा इनाम देने का वादा किया। हफ्ते महीनों में बदल गए और फिर भी 100वां बाघ उनसे दूर ही रहा। महाराजा की हताशा बढ़ती गई और भविष्यवाणी, जो कभी एक दूर का खतरा थी, अब पूरे राज्य पर मंडराने लगी थी। लोग धीमी आवाज में फुसफुसाते थे और सोचते थे कि कहीं उनके राजा की किस्मत ने भी अब साथ छोड़ दिया है। हालांकि महाराजा ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका भाग्य उनके नियंत्रण से बाहर है। आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक दूर के गांव में एक बाघ देखा गया था, जो ग्रामीणों और उनके जानवरों को डरा रहा था। यह खबर सुनकर उत्साहित महाराजा ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और अपनी किस्मत का सामना करने के लिए निकल पड़े। महाराजा एक दूर दराज के गांव में आतंक मचाने वाले बाघ की खबरें सुनकर अपने दल के साथ रवाना हुए। जानवर से भयभीत ग्रामीणों ने उम्मीद और डर के मिश्रित भाव से राजा का स्वागत किया। वे उसे उस जगह पर ले गए जहां आखिरी बार बाघ को देखा गया था। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। हालांकि शिकार निराशाजनक साबित हुआ। बाघ हमारी मौजूदगी को भांपकर गायब हो गया था। इस असफलता से क्रोधित होकर उन्होंने खाली हाथ लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आदमियों को कोई भी बाघ खोजने का आदेश दिया, ताकि उनकी हताशा को शांत किया जा सके और भाग्य पर उनके नियंत्रण का भ्रम बना रहे। अपने राजा को खुश करने और उसके क्रोध के डर से महाराजा के आदमी एक खतरनाक योजना लेकर आए। उन्होंने पास के एक सर्कस से एक बूढ़े कमजोर बाघ का इंतजाम किया और उसे गुप्त रूप से प्रतापगढ़ ले आए। उन्होंने उस बाघ को जंगल में छोड़ दिया और उम्मीद करते रहे कि महाराजा उसे जंगली जानवर समझेंगे। अपने जुनून में अंधे हो चुके महाराजा उनके झांसे में आ गए। महाराजा ने यह मानकर कि उन्होंने 100वें बाघ को मार डाला है, राहत की सांस ली। उन्होंने जानवर को जीत लिया था और अपने मन में भाग्य को मात दे दी थी। उन्होंने अपने आदमियों को इनामों से नवाजा और अपनी जीत को बेजोड़ भव्यता के साथ मनाया। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अपने छोटे बेटे के साथ खेलते समय लकड़ी के एक खिलौने वाले बाग से निकले एक छोटे से टुकड़े ने मेरी उंगली में चुभ गया। घाव देखने में तो मामूली लग रहा था, लेकिन उसमें इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन तेजी से फैलता गया और मेरे हकीमों के तमाम प्रयासों के बावजूद मेरी तबीयत बिगड़ती गई। जैसे ही वो मृत्युशैया पर लेटे थे, उन्हें इस स्थिति की विडंबना का एहसास हुआ। उन्होंने बाघों का शिकार करते हुए पूरी जिंदगी बिता दी और आखिर में एक खिलौना, उस जानवर का एक हानिरहित प्रतिनिधित्व जिसके पीछे वो पागल थे, उनकी मौत का कारण बना। द टाइगर किंग, जो मानवीय महत्वाकांक्षा और भाग्य को नियंत्रित करने की इच्छा का प्रतीक था, अंततः अपने ही जुनून का शिकार हो गया और ये साबित कर दिया कि कितना भी ताकतवर इंसान क्यों न हो, किस्मत के आगे बेबस है।